जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और इस समय अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा जो है वो हर कोई उठाता हुआ नजर आ रहा है। उस मुद्दे पे अगर बात की जाए तो अलग अलग प्रतिक्रिया जो है हर एक सियासतदान के मुंह से सुनाई दे रही है और वो मुद्दा है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के जरिए जो है कई बार हमने देखा कि पहले भी जो सियासतदान हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं और अब एक बार फिर दे रहे हैं। आज हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं। अगर बात करें एक लंबा अरसा जो है सर आपने राजनीति के साथ दिया है, राजनीति को जम्मू कश्मीर की बेहतर तरीके से जानते हैं और अब जिस तरीके से एक सवालिया निशान जो है इस पूरी रिपोर्ट पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है इस पर। देखिए, जब कमीशन की टीम, जो मैं कहूँगा कि जो उनकी हाई पावर कमेटी जो है, जब जम्मू में पहली एक ही विज़िट करी पब्लिक के साथ, जिस मीटिंग में उन्होंने इंटरेक्शन किया वो रेडिसन ब्लू में उन्होंने मीटिंग की है। तो पहले दिन से हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि अगर आप यहाँ आते हो और यहाँ के एक 5 स्टार होटल में आप मीटिंग करते हो और उसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को ही मौका मिल सकता है उस होटल में आपके साथ मीटिंग करने का। हमने उस दिन उस कमीशन के सामने भी ये एतराज़ वहाँ पे जताया कि चूँकि एक आम आदमी, बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन बलवंत सिंह मनकोटिया के लिए नहीं है या दूसरे किसी एक्स मंत्री या एमएलए के लिए नहीं है, बल्कि ये आम लोगों के लिए। और कौन से जो लोग हैं, किस पंचायत के, किस गांव के लोग, शहर के किस पार्ट के लोग किस विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो ज़रूरी है उनको पूछना। तो यहाँ पे ये हुआ कि पॉलिटिकल जो लीडर्स बुलाए गए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो इलाका उनको सूट करता था वो उन्होंने अपने साथ रखने के लिए प्रपोजल दे दिया, जो सूट नहीं करता था वो उन्होंने बाहर निकालने का प्रपोजल दे दिया। और ये आज की बात नहीं, आज से अगर 25-26 वर्ष पहले जब डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ उस समय भी ऐसा हुआ कि मतलब ये बगल वाला इलाका तीसरी विधानसभा क्षेत्र में फेंक दिया और उसके 10 पंचायतें छोड़ के इलाका अपने टाउन के साथ रख दिया है। तो ये सिर्फ एक उधमपुर की बात नहीं है, जम्मू की नहीं है, कठुआ की बात नहीं है, करीब करीब बहुत से जम्मू कश्मीर के बहुत से इलाकों में इस तरीके का हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस कमीशन की बात करूं तो पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 विधानसभा क्षेत्र जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बनाने का फैसला हुआ और 7 में से 6 जो है ये जम्मू संभाग के अंदर बनाने का फैसला लिया गया और 1 कश्मीर के अंदर। तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जब भी कमीशन बना है और कश्मीर के लिए ज़्यादा सीटें रखी और जम्मू के लिए कम। मतलब तभी तो नहीं ऐसा दिख रहा है कि कश्मीर से ज़्यादा विरोध इसका देखने को मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है कि ना इंसाफी हो रही है जम्मू कश्मीर के साथ। देखिए, कश्मीर में हमारा ये था कि कश्मीर का जो अगर एरिया की बात करें तो कश्मीर का एरिया जम्मू संभाग से करीब करीब आधा एरिया है। इसी तरह से बात करें तो हमारा जम्मू संभाग जो है इसमें 80% एरिया जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, टफ टेरेन है, लोगों को रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लोगों को इवन अब मैं आप बताऊं कि हमारे उधमपुर में कितने पंचायत हैं जहाँ पे अभी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जबकि आप ऑनलाइन स्टडीज़ की बात करते हो, डिजिटल इंडिया की बात करते हो तो यहाँ बहुत टफ टेरेन है, बिजली की प्रॉब्लम है, लोगों को स्कूल्स की प्रॉब्लम है, लोगों को पीने के पानी की समस्या है क्योंकि टफ टेरेन है, पहाड़ी एरिया है। तो इसलिए यहाँ पहले से हम मांग करते हैं, हम नहीं कहते कि कश्मीर का हिस्सा काट के हमें दे दीजिए, लेकिन जो डिजर्व करता है जम्मू यहाँ तो वो जम्मू को मिलना चाहिए। तो इसलिए हम बार बार मांग करते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू को ज़्यादा सीट्स मिली हैं और कश्मीर को कम मिली हैं। हालांकि उसके बावजूद भी 43 पे ही पहुँचे हम और वो 47 पे कश्मीर पहुँचा है। फिर भी जो तादाद जो है कश्मीर की जो असेंबली के जो क्षेत्रों की है वो जम्मू से ज़्यादा है। तो पहली बात यह है कि जो ठीक कदम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कमीशन की टीम एक बार आती है, लीडर्स के साथ इंटरेक्शन करती है और उसके बाद मैंने उनको प्रपोजल दिया था कि आप एटलीस्ट एक सब कमेटी बनाइए और आपकी एटलीस्ट वो सब कमेटी ब्लॉक लेवल पे जाए, लोगों से मिले, कॉमन पब्लिक को बुलाए और उसके बाद लोगों की बात सुनने के बाद अपना प्रपोजल दे। तो ऐसा हुआ नहीं।
तो इसलिए बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को अब ज़बरदस्त नाराज़गी है। अगर सुचेतगढ़ की बात करें, अब विधानसभा क्षेत्र ही खत्म हो गया। इसी तरीके से कुछ दिन पहले अगर हम आपकी बात करें तो आपने भी एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें आपने भी ये जो उधमपुर के कई एरियाज हैं, पंचैरी की जिक्र किया था, उसके अलावा और कई छोटे छोटे गाँव थे उनका जिक्र किया था। आपने पूरा एक डेटा क्लियर किया था कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी इनके पास हक नहीं है, इनके पास कोई भी चीजें नहीं है। तो वो एक बड़ा सवाल उठता है कि सही आपने कहा कि अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है वो वहां तक कैसे पहुंच पाएगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हम जो के शर्मा जी हैं उनको हम मिले हैं। पहले उस इलाके में लोगों के साथ गए, पंचायत के पूरे लगभग 21 पंचायतें हैं, सभी लोगों के साथ मिलके हमने उनकी बात को सुना और उसको लेके एक मेमोरेंडम बना के हम फिर के शर्मा जी के पास गए। और छोटा सा एरिया, पंचायत शायद गए होंगे, तो वो छोटा सा एरिया 3 विधानसभा क्षेत्रों में बंटा है। एक तो बंटा था, एक तो रियासी में कुछ एरिया था, कुछ उधमपुर विधानसभा क्षेत्र में और कुछ चनैनी विधानसभा क्षेत्र में। तो अब एटलीस्ट जो है लोगों की यूनिटी होने की वजह से लोगों ने जब अपनी मांग को बड़ा पुख्ता तरीके से रखा है तो एटलीस्ट अब उन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र उधमपुर वेस्ट के साथ उसको किया है। हालांकि उनकी डिमांड थी कि अगर गुरेज 14,000 वोटर के ऊपर बन सकता है तो यहाँ का तो 40,000 के करीब वोट है, तो इसको अलग विधानसभा क्षेत्र, पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र क्यों नहीं दिया जाता। तो एक इस तरीके की बहुत सी शिकायतें हैं। मैं कल चनैनी के एरिया में गया था, चनैनी के वहाँ काफ़ी लोग वहाँ पे आए। एक सिरा गाँव है, सिरा, तो ये सिरा गाँव लगभग पिछले 75 वर्षों से रिजर्व है, मतलब उसको ओपन होने का मौका ही नहीं मिला। जब क्योंकि सिरा गांव जब शुरू में रामनगर को रिजर्व किया तो ये रामनगर का हिस्सा बन गया। उसके बाद जब चनैनी को 96 में रिजर्व किया, 95 में, तो इसको चनैनी में डाल दिया। अब दोबारा रामनगर रिजर्व किया, इसको दोबारा रामनगर में डाल दिया। तो एक मतलब 75 साल लोग तो आज़ादी का उत्सव बना रहे हैं और ये गुलामी का उत्सव बना रहे हैं। मतलब एक एरिया एटलीस्ट ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उनको कभी ओपन होने का मौका ही नहीं मिला। बहुत सारे लोग अभी भी ये मतलब डिलिमिटेशन रिपोर्ट के बाद जो है ये बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि भाई हमें भी तो प्रॉपर हक चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, हमारे पास भी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सब होनी चाहिए। वो हमें क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि हमें एक रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया है। बिल्कुल। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं को जैसे सुंदरबनी इलाका है, आपका रजौरी का इलाका है, वहाँ से डिमांड उठ रही है आपकी अलग अलग एरिया से, चाहे जम्मू के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे उधमपुर की है, रियासी की है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इसमें जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए था तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। तो इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन को इसको इवन हमारा उधमपुर का टिकरी मान का एरिया है, उन लोगों की भी कुछ डिमांड्स हैं। हमारा तनु और संदरानी का एरिया, वो 4 पंचायतें हैं, 2 ईस्ट में डाल दी, 2 वेस्ट में डाल दी और एक ही छोटा सा टापू है वो। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो हम चाहते हैं कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। और इसमें मेरा एक सवाल है जो हर कोई उठा रहा है इस समय कि ये खास एक पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा देने के लिए इस तरीके की रिपोर्ट तैयार की गई है। और अब एक जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद तो कहीं ना कहीं उस पर लोगों ने स्टैंप भी लगाना शुरू कर दिया। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऑडियो की बिल्कुल मैंने भी सुना है ऑडियो, लेकिन अब हमारा जो कानून कहता है कि ऑडियो को आप उसको मान्यता नहीं देते हैं कि आप मतलब लीगल प्रूफ नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी कहीं अगर ये ऑडियो लीक हुआ है तो इसमें लोगों के माइंड में गया है कि ये जो कमीशन बना था तो ये रिपोर्ट कमीशन ने तैयार किया है या पॉलिटिकल लोगों ने तैयार मतलब ये तो हर कोई हो रहा है ना कि एक दफ्तर में, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में मतलब वहां बैठकर इसको तैयार किया गया सिर्फ उनको फायदा देने के लिए। बिल्कुल। और अब लोगों के माइंड में ये बात उठने लगी है कि ये कमीशन का काम है या पॉलिटिकल लीडर्स का काम है। तो डेफिनेटली उन लोगों को सेटिस्फाई करना चाहिए, उन लीडर्स को जिनकी ये इंटरेक्शन हुई है इस सिलसिले को लेके। दूसरा ये है कि जो कमीशन जो है आज का कमीशन है, ये आज से 25-26 वर्ष पहले तो मुझे लगता है तब भी जस्टिफिकेशन लोगों के साथ नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी एग्जांपल हैं कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं अगर उधमपुर की बात करूं तो उधमपुर के अगर वहां से अगर आप कोई 500 मीटर धार रोड की तरफ जाएंगे तो 500 मीटर तक का पोर्शन उधमपुर में आएगा, फिर अगला 500 मीटर का पोर्शन चनैनी विधानसभा क्षेत्र में आ जाएगा, फिर उसके बाद का अगला जो पोर्शन है वो फिर से उधमपुर में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप टिकरी तक जाएंगे तो उधमपुर में आता है, टिकरी से तनु बिल्कुल बगल का इलाका उसको रियासी में फेंक दिया। तो मुझे लगता है तब भी पिक एंड चूज हुआ था और अब भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है ये कमीशन की जो रिपोर्ट आई है। तो मतलब अब कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई है, कमीशन ने अपना जो समय है वो भी अब खत्म होने वाला है। इसके बाद उनकी जो 5 जो सांसद है उनसे वो अपनी जो रिपोर्ट्स है वो भी वापस देंगे। पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि अगर हम बात करें, हमने आपको देखा आप सड़कों पर उतरे हैं, लोगों की आवाज लेकर आपने लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से
आवाज़ें उठाई हैं, तो क्या इसको लेकर भी लगता है कि अब आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है? बिल्कुल, देखिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये विधानसभा क्षेत्र जो लीडर्स हैं उनके लिए नहीं बनने चाहिए, लोगों की कंफर्ट को देखते हुए बनना चाहिए कि उनको कौन सा कंफर्ट जोन है और किस एरिया में उनको सूट करता है। हालांकि मैं भी ये नहीं कहता कि 100% लोगों को आप सेटिस्फाई कर सकते हो इस तरीके की जब भी रिपोर्ट बनाएंगे। जब नेचुरली अगर फॉर एग्जांपल उधमपुर के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं तो उसके 3 के 4 करेंगे तो कुछ एरियाज कटेंगे और कुछ बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जहाँ बढ़ाए हैं या कम हुए हैं तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं कहता कि 100% लोगों को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपके 90, 80, 90% लोगों को तो सेटिस्फाई करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए डेफिनेटली इसमें आपको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। मनकोटिया जी, कई और चीजें भी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उपराज्यपाल प्रशासन के अंदर जो है बहुत सारे बदलाव जम्मू कश्मीर के लिए देखने को मिल रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि बदलाव की लहर आ रही है, पर एक मुद्दा और है जो कि हमने देखा है कि अब पंचायत लेवल्स पर उसका भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। वो है कि अपना घर बनाने के लिए जिस तरीके से रहता है, एक कमेटी को आपको रिपोर्ट देनी है, उसको पैसे देने हैं, वो फिर बाद में पंचायत लेवल डेवलपमेंट के लिए ही उसका यूज होगा, उसका काफी विरोध हो रहा है। उसको लेकर किस तरीके का आप समझते हैं कि क्या ये विरोध सही हो रहे हैं? इसमें जब आपके मन में है कि हर चीज़ को आपने हाँ के साथ हाँ मिलाना है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपने हर चीज़ को ना के साथ ना मिलाना तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जब आप पब्लिक के लीडर हैं तो एटलीस्ट पब्लिक को आपको जो जायज़ बात है, जो ठीक है, वो बतानी चाहिए, और जो गलत है वो भी बतानी चाहिए। आप सिर्फ मतलब उसके अगेंस्ट, हर चीज़ के अगेंस्ट बोलेंगे, मतलब सिर्फ इसलिए कि आप अगेंस्ट बोलना चाहते हो, आप हर चीज़ के साथ हाँ मिलाना चाहते हो, क्योंकि आप मतलब हर लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि हर मुद्दे को मतलब अपनी रोटियां सेकने के लिए तैयार कर रोटी सेकें सरकार को खुश करने के लिए। तो इस कानून को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे बड़ी खामी जो मैंने देखी है, कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। उसका रीज़न है, कानून पिछले लगभग पहले भी ये मतलब नियम था, कानून था कि आपको परमिशन लेना पड़ती थी। मेरे ख्याल में 2019 के बाद जब आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और 370 आपका अमेंड हो गया और सारा सिस्टम आपकी स्टेट यूटी बन गई, तो उसके बाद ये जो आपके लगभग लोकल जो अपने स्टेट के कानून थे तो इसमें काफ़ी बदलाव हुआ। तो इसमें मैं एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कानून बना ओके, पर इसमें मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि हर आदमी को गांव के अंदर मकान बनाने की परमिशन लेनी है। जो लेना चाहता है वो ले, जो नहीं लेना चाहता है उसके लिए मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, उसके लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि बिना परमिशन के मकान नहीं बना सकता। वो इसलिए कि कॉम्प्लिकेसी है, सिर्फ ये जम्मू शहर में बैठे हैं तो कोई जम्मू शहर जैसा एरिया तो है नहीं। ऐसी पंचायतें हैं, पंचायत में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचने में पूरा दिन लगता है पैदल। ऐसी पंचायतें हमारे जम्मू, खासकर जम्मू खित्ते के अंदर हैं। फिर वो आदमी पटवारी को ढूंढेगा, फिर वो उसको सेक्रेटरी, इसको रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी को ढूंढेगा, फिर उसके बाद सरपंच को ढूंढेगा। तो इसमें मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, इसमें ओपन फॉर ऑल होना चाहिए कि अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो आप परमिशन लेके बनाना चाहते हैं तो परमिशन लीजिए, नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बिना परमिशन के बना सकते हैं। मैं परमिशन की बात इसलिए कर रहा हूँ, अब कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां आपको 10, 20, 30, 50 एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे जो नौकरी वाले लोग हैं। अब नौकरी वाला आदमी जब मकान बनाता है, अगर वो लोन नहीं लेता है तो कल कंप्लेन होती है कि भाई इसके पास पैसा कहाँ से आया, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कल इनकम टैक्स आएगी कि भाई बताओ, तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो लोन ले। लोन तभी उसको मिलेगा जब आपका नक्शा पास होगा। तो कोई ना कोई अथॉरिटी तो चाहिए आपको कि जो आपका नक्शा पास करके दे। इससे पहले तो कोई अथॉरिटी थी नहीं जी। तो जो भी लोग लोन, इवन एम्प्लॉइज़ हैं या कोई भी आदमी लोन लेके मकान बनाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बैंक में वो नक्शा अपना दे, और नक्शा पास करने के लिए हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लोन लेना चाहते हैं। तो इसलिए ये कानून ज़रूरी था। लेकिन ये मैंने पहले ही कहा कि आम लोग, जो भी आदमी परमिशन के बगैर बनाना चाहे तो उसको बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो कमर्शियल है, मैं आपको एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। आज से 3 वर्ष पहले एक नौजवान मेरे पास आया, हमारे एक गांव का था, तो वो एक मैरिज हॉल बनाना चाहता था, तो उसने वहाँ पे काम लगा दिया।
उसका अपना मैरिज हॉल का जो बिल्डिंग बनानी थी उसने काम स्टार्ट कर दिया, उसके पास जो पैसे वैसे थे तो उसने इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी कि ये जो कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है तो इसकी परमिशन कहाँ है, तो मेरे पास उसका काम बंद करवा दिया कंसर्न वीडियो ने। तो जब मेरे पास आया तो मैंने कहा बताइए, कहते जी ऐसे ऐसे वीडियो ने हमारा काम बंद करवा दिया। तो मैंने वीडियो को फ़ोन किया कि क्या बात है, कहते जी इनके पास परमिशन नहीं है। तो हमने कहा आप इनको परमिशन दे दीजिए, ये जो फॉर्मेलिटीज़ है ये पूरी करेंगे, आप परमिशन दे दीजिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास अथॉरिटी नहीं, हम परमिशन दे नहीं सकते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट की कोई ऑर्डर्स नहीं है कि हम किसी को परमिशन दे सकते हैं। आप काम बंद करवा सकते हैं लेकिन काम करवाने की परमिशन नहीं दे सकते। अल्टीमेटली 3 साल तक बंदा खज्जल हुआ और आज की डेट में वो लड़का मुझे लगता है किसी दुकान में काम कर रहा है, किसी के पास नौकरी कर रहा है। जो पैसा था इन्वेस्ट हो गया, वहाँ वो कॉम्प्लिकेसी आ गई, लोन उसको मिला नहीं और शिकायत हो गई बंद होने की। तो इस तरीके के कितने लोग होंगे जो काम कर। इवन आप अगर लखनपुर से आप अगर बनिहाल तक जाएंगे तो आपका जितना भी नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द का एरिया, तो बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग आप बनाएंगे, आप जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप लोन के बगैर बना नहीं सकते। तो उस लोन की परमिशन आपको तब तक मिल नहीं सकती जब तक आपका नक्शा पास नहीं होता। तो इसमें मैं कहूँगा कि 100% ये गलत नहीं है कानून, लेकिन सिर्फ है कि गाँव के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आम आदमी को, गरीब आदमी को मकान बनाना है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर वो परमिशन लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं लेना चाहे तो वो बना सकता है। बस ये मैं कहना चाहूँगा। ये तो हो गई राजनीति की बात। आपसे एक सवाल है मेरा, क्योंकि पिछले दिनों से एक र्यूमर जो है काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि जल्द ही जो है बलवंत सिंह मनकोटिया जो है बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। ये तो बड़ा लंबा सफर हो गया अब 1 साल का। अभी कुछ रिसेंट अब दोबारा से काफी रूमर्स आ रहे हैं। अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर ये खबर जो है काफी ज्यादा उठ रही है कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो है जल्द ही बीजेपी का दामन थाम ही लेंगे, क्योंकि एक लंबा हड़ताल हो चुका है, उन्होंने इसको छोड़ा था और अब बीजेपी को थामेंगे। अक्सर ये 1 साल से मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि बेसिकली मेरा तो ऐसा ना तो पार्टी छोड़ने का ऐसा प्रोग्राम था कि मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ, या ऐसा भी नहीं था कि मैं ज्वाइन करने का प्लान बना चुका हूँ और इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो मैं कहूँगा कि भी किसी को ज्वाइन करने का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अभी ज्वाइन करने का भी कोई विचार नहीं है, कोई इरादा नहीं है। मतलब ये लोगों ने खुद से हवा दे दी है एक बार फिर इस रूमर को। आप सभी लोगों के अपना अपने माइंड में जो बात आती है, मन में बात आती है, वो करते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, जब होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो मतलब आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि आप किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे? हाँ, डेफिनेटली पॉलिटिकल तो आप कहेंगे कि क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ से मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हमने अपना करियर स्टार्ट किया है, तो हम तो ऐसा नहीं है कि हम सरकारी नौकरी या बड़ा बिजनेस करके वहाँ पे आप थक गए पक गए और उसके बाद आपने दूसरा शौक पा लिया कि आप राजनीति में आएंगे। तो ऐसा तो नहीं, हम तो मैं कहूँगा बाई बर्थ पॉलिटिशियन है हम जी। तो इसलिए हम बचपन से पॉलिटिशियन कम है और सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं। तो अब हम कोई कहेंगे कि हम कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, दूसरा कोई अपना जो है प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिकल फील्ड तो अब है, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट आने वाले समय में होगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़ेंगे और जिस तरीके से लोगों की आवाज़ बनकर हमेशा हमने इनको हर मंच से देखा है, उसी तरीके से आगे भी देखते रहेंगे। और साथ ही साथ कई बातों पर हमने आज इनसे बातचीत की है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था डिलिमिटेशन रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट को लेकर जो है लगातार विरोध हो रहा है और विरोध होना लाजमी भी है, क्योंकि कई लोगों को उनके हक जो हैं वो अब भी नहीं मिल पाए हैं। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक ले जुड़े रहें दी आरती न्यूज़ के साथ।